हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था मनी सप्लाई के बारे में और उस वीडियो में मैंने पहले थ्योरी के बारे में बात किया था और बाद में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात किया था। इस वीडियो को थोड़ा उल्टा तरीके से चालू करते हैं। पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और बाद में थ्योरी के बारे में हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे कि बैंकिंग सिस्टम का सीक्रेट। अब बैंकिंग सिस्टम का क्या सीक्रेट है? वैसे ये तो कोई सीक्रेट नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, बैंक इसे बताते भी है। इसे कहा जाता है क्रेडिट जनरेशन। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जैसे कि मुझे भी बहुत दिनों तक पता नहीं था। बाद में मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने का शौक हुआ, मैंने पढ़ा और उसके बाद मुझे पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो सीक्रेट क्या है, एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक बैंक में 10 कंज्यूमर है और सबके अकाउंट में 4,000 रुपये है। तो हमको क्या लगता है बैंक में कितना पैसा होगा? 4,000 इंटू 10 इक्वल टू कितना हुआ? 40,000। 40,000 रुपये बैंक में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बैंक में 40,000 रुपये नहीं होता है। हार्डली 7, 8 या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो 10,000 रुपये होता है। इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मान लीजिए आप और मैं एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही शहर में, और यहाँ पे एक बैंक है। उसमें आपका भी अकाउंट है और मेरा भी अकाउंट है। आप सवेरे गए बैंक पे और 1,000 रुपये जमा करके आ गए, और आपकी तरह बाकी लोग भी गए और पैसा रख के आ गए। लेकिन उन सारे पैसों के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं आपके 1,000 रुपये में। अब बैंक इन 1,000 रुपये का क्या करता है, देखिए। बैंक को अपनी एक्सपीरियंस से पता है आप जो है ना, आप अच्छा कंज्यूमर है और आप ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, ज़्यादा पैसा बैंक में ही रखते हैं। आप जो 1,000 रुपये रख के आए हैं उसमें से हार्डली आप महीने में 100 रुपये खर्चा करेंगे, और उसमें से भी मान लीजिए 50 रुपये का आप मोबाइल रिचार्ज कर दिए, कभी 20 रुपये का कुछ चीज़ें खरीद लिए, ऐसा ही कुछ। इससे ज़्यादा आप खर्चा ही नहीं करेंगे। तो बैंक को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो बैंक क्या किया, आपके 1,000 रुपये से 100 रुपये अलग कर दिया और 900 रुपये अलग कर दिया। अब उसी दिन मैं गया बैंक में, और मेरे पास तो कभी पैसा होता ही नहीं है। मैं गया लोन लेने के लिए। सवेरे सवेरे मैं जाके कहा कि मुझे ना लोन चाहिए। तो बैंक वाले ने मुझे कहा कि किस वजह से लोन चाहिए। मैंने कहा कि मेरा तो स्टार्टअप है, मैंने प्लेनो नाम का एक यूट्यूब चैनल खोला है, अच्छा चल रहा है। मेरा जो माइक है ना बहुत ख़राब है, एक माइक अच्छा ले लूँगा तो वॉइस अच्छा आएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें कितना कितना पैसों का लोन चाहिए? तो मैंने कहा कि जितना हो सके उतना अच्छा, मैं अच्छा माइक खरीदूँगा। तो वो लोग थोड़ा सोच के कहे कि ओके, तो सवेरे 1,000 रुपये आया था, मैंने 100 रुपये हटा दिया, तो मेरे पास अब कितना बचा है? 900 रुपये का मैं लोन दे देता हूँ। ठीक है, तुम्हें मैं 900 रुपये का लोन दे सकता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए 900 रुपये का लोन, ठीक है चल जाएगा। अब जब भी वो मुझे 900 रुपये का लोन दिया, मेरे हाथ में 900 रुपये नहीं दिया, मेरे अकाउंट में डाल दिया। मेरे पास मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में 900 रुपये आ गया है। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि ठीक है चलेगा, मैं अभी जाता हूँ, मैं एक माइक ले लूँगा। अब बैंक ये बात जानता है मेरे पास 900 रुपये आया है, मैं तो कंजूस इंसान हूँ, मैं 900 रुपये का माइक तो खरीदूंगा नहीं। मैं खरीदूंगा 100 रुपये का माइक या फिर 90 रुपये का माइक। हिसाब के आसानी के लिए कह देता हूँ, मैं खरीदूंगा 90 रुपये का माइक। अब बैंक ने क्या किया, फिर से 900 रुपये में से 10% यानी कि 90 रुपीज़ अलग कर दिया मेरे माइक खरीदने के लिए, और बाकी पैसे तो मैं उठाऊंगा ही नहीं, और 810 रुपये इधर रख दिया कि दूसरा कोई आ जाएगा तो उसे वो लोन दे देगा। अब फिर से और एक इंसान आया और उन्होंने कहा कि मुझे लोन चाहिए। फिर से बैंक वाले ने सेम वाला क्वेश्चन किया कि आपको कितने पैसों का लोन चाहिए? बोला कि जितना ज़्यादा दे सके उतना अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं 810 रुपये का लोन दे सकता हूँ, चलेगा? वो बोला कि हाँ बिल्कुल चलेगा। फिर से उनको 810 रुपये दिया गया। कहाँ पे? उनके बैंक अकाउंट पे, उनके हाथ में नहीं दिया गया। तो अब अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना पैसा का क्रेडिट जनरेशन हो गया? मुझे दिया गया 900 रुपये का लोन, उस इंसान को दिया गया 810 रुपये का लोन, और एक्चुअल में बैंक के पास है सिर्फ 1,000 रुपये। तो कुल मिला के 1,000 रुपये से वो अभी तक 2,710 रुपये का क्रेडिट जनरेट कर चुका है। अब बैंक इसे कंटिन्यू करता ही रहेगा जब तक 900, 810 ऐसे करते करते 1,000 रुपये आपका ज़ीरो नहीं बन जाता। अब मैं ठहरा बहुत ही क्यूरियस इंसान, मैं पूरा दिन लगा के इसका हिसाब किया, क्योंकि मुझे एक्सेल उतना अच्छा आता नहीं है, तो मैं मैन्युअली इसका हिसाब कर रहा था। मुझे लगभग मिला, इसी प्रोसेस से अगर आप हिसाब को आगे बढ़ाएंगे तो 1,000 रुपये का लगभग 10,000 रुपये का वो लोन दे देगा। तो इसे कहा जाता है क्रेडिट जनरेशन। चलिए आप थ्योरी में घुसते हैं और इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के सहारे हम जानते हैं सारे के सारे बैंकिंग टर्म्स। पहली बात, आप जो सवेरे जाके 1,000 रुपये जमा किए, वो 1,000 रुपये होता है प्राइमरी डिपॉजिट।
और उसके बाद बैंक ने जो कारनामा करना शुरू किया, मतलब 1000 से 900, 900 से 810 ऐसे करके जो क्रेडिट जनरेशन कर रहा है, और ये जो पैसा आ रहा है 900, 810 बैंक के अकाउंट में जमा हो रहा है, ये हो रहा है सेकेंडरी डिपॉजिट। और अगर आप लोग पिछले वीडियो देखे हैं और आपको थोड़ा बहुत याद है तो आपको यह पता होगा कि डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि जब भी आप पैसा मांगे तो बैंक को वो पैसा देना होता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट इन दोनों को मिला के ही बनता है डिमांड डिपॉजिट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से ही हम इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि 1000 रुपये जो आपने डाले हैं बैंक में सवेरे, तो आप जब भी जाके मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। और दूसरा 900 रुपये जो बैंक ने मुझे दिया है लोन के जरिए, वो भी पैसा मैं जब भी मांगूंगा बैंक को मुझे देना पड़ेगा। तो ये बन गया बैंक का डिमांड डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। क्योंकि हमारे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है RBI, और बैंक तो होते हैं लालची। उनका प्राइमरी टारगेट होता है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोन बांटो, क्योंकि लोन जो है बैंक का एसेट है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, हमारे लिए लोन लाइबिलिटी है लेकिन बैंक के लिए एसेट है। कैसे है मैं बाद में आ रहा हूँ उसके बारे में। तो इस वजह से बैंक का टारगेट रहता है लोन देना। और यहाँ पे तो मैं बहुत ही अच्छा बैंक की एग्जांपल दिया हूँ कि 10% रख रहा है। बैंक एक्चुअली इतना पैसा नहीं रखता है। बैंक का बस चले तो वो पूरा का पूरा पैसा ही लोन दे दे। तो इसीलिए RBI कहते हैं बैंक वाले तुम रुक जाओ, सारे पैसा अपने तिजोरी में मत डालो। तुम अगर तिजोरी में डालोगे सारे पैसा लोन बांट दोगे फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम कुछ पैसा मेरे यहाँ रख दो, मेरे तिजोरी में, वो तुम्हारे ही रहेंगे लेकिन थोड़ा सेफ रहेंगे, मेरे पास रख दो। तो यहाँ पे जो पैसा बैंक RBI के पास रखता है वो होता है CRR। मतलब अगर 1000 रुपये जमा होता है बैंक में तो बैंक 30 रुपीज़ दे देता है RBI को, क्योंकि आज की डेट में CRR है 3%। तो ये पैसा RBI के पास रहता है बैंक के लिए ही है लेकिन RBI के पास रहता है। इसे कहा जाता है कुशन मनी, क्योंकि कुशन में हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। यहाँ पे बैंक थोड़ा सा आराम कर सकता है कि हाँ अगर मेरे पास पैसा खत्म भी हो जाए तो RBI के पास मेरे पास पैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से मैं पैसा दे सकता हूँ। और दूसरा जो कैश बैंक तिजोरी में रखा है, मतलब 100 रुपये हटाया था उसमें से 30 रुपये तो दे दिया RBI को और बचा है 70 रुपये। ये 70 रुपये जो तिजोरी में रखा गया है इसे कहा जाता है वोल्ट कैश या एक्सेस रिजर्व। अब जब आप CRR के बारे में समझ गए हैं और क्रेडिट जनरेशन के बारे में समझ गए हैं तो आप लोगों के सामने मेरा एक सवाल है कि इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए क्रेडिट जनरेशन ज़्यादा होना ज़्यादा अच्छा है या कम होना अच्छा है? तो इसका आंसर है ज़्यादा होना अच्छा है। और इसी के लिए हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जन धन अकाउंट बना के सारे के सारे इंसान जो भी आज तक बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़े नहीं थे, उनके घर में कुछ पैसा पड़ा था, उन्हें बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिए ताकि वो अपना पैसा बैंक में जाके रखे और बैंक उन पैसों का लोन दे पाए। बैंक की लोन देने से मार्केट में आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ता है लोगों की, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ता है। तो लोगों को मिल जाता है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट से आता है उनके पास इनकम। इनकम आने से दो चीज़ होता है, पहले तो वो उन सारे पैसों से मार्केट में डिमांड पैदा करते हैं और बाकी ज़्यादातर पैसा वो कहाँ पे रखते हैं, बैंक पे, और बैंक फिर से उन सारे पैसों का लोन देता है और फिर से होता है इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग, फिर से इन्वेस्टमेंट, और ऐसे ही ये साइकिल घूमता रहता है। और ऐसे ही जितने बार ये साइकिल घूमेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो लोग बैंक में पैसा रखेंगे, बैंक फिर से लोन देगा और देश की इकोनॉमी और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमारा 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी देखते ही देखते 100 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अभी मैं बात करता हूं बैंक की एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। जैसे कि मैं कुछ देर पहले कहा, हमारे केस में लोन हमारा लायबिलिटी होता है, लेकिन बैंक के केस में लोन होता है बैंक की एसेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोन से बैंक को मिलता है पैसा। आप अगर लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इससे बैंक का होता है कमाई। और दूसरी तरफ बैंक के पास जो भी पैसा है वो तो उसका लायबिलिटी हुआ, कभी भी हम जाके मांगेंगे तो उनको देना पड़ेगा। तो बैंक की एसेट है एक तो वो लोन्स, और दूसरा है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बैंक का बिल्डिंग हो गया, गाड़ी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब कुछ बैंक का एसेट है। और लायबिलिटी की तरफ तो एक तो जो प्राइमरी डिपॉजिट है या फिर सेकेंडरी डिपॉजिट है, मतलब डिमांड डिपॉजिट है, और उसके बाद कोई स्टॉक होल्डर है जो बैंक के स्टॉक्स खरीदे हैं, तो वो हो गया बैंक के लायबिलिटीज। जैसे कि कुछ दिन पहले ही येस बैंक का शेयर बिक रहा था, काफ़ी कम दाम पे बिक रहा था, तो जो भी लोग येस बैंक का शेयर खरीदे हैं, येस बैंक के लिए वो उनका लायबिलिटीज़ है।
अभी येस बैंक की बात उठाई है तो आप लोगों को तो पता ही है, कुछ दिन पहले येस बैंक बहुत ही बुरे हालत में चला गया था। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है बैंक की एसेट और लायबिलिटी के बैलेंस खराब होने से। आज के दिन में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है, एनपीए। क्योंकि लोन जो होता है वो बैंक की एसेट होता है, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन ऐसे लोग लोन ले रहे हैं जैसे कि मालिया हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये लोग पैसे लेके भाग रहे हैं और इस वजह से बैंक का क्या हो रहा है, एसेट कॉलम खाली हो रहा है और उनका लायबिलिटी बिल्कुल वैसा ही रह रहा है जैसे पहले था। और इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम का हालत खराब से और ख़राब हो रहा है। तो आज के वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि क्रेडिट जनरेशन कब ज़्यादा हो सकता है, जब CRR ज़्यादा होगा या कम होगा? आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी बैंकिंग सिस्टम के बारे में जान पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।